नहीं रहूंगी कैमरे के सामने, लेकिन कैमरे के पीछे से आपको एक मजेदार वीडियो बना के दे रही हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और तारों का जीवन चक्र कैसे चला। तो आइए आज हम बात करते हैं निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुला हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है और हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है। तो वो कैसे हुई है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम 4.6 अरब ईयर पहले सोचते हैं या पहले की टाइम मशीन में चलते हैं कि हमारी जो निहारिका है यानी कि हमारी आकाशगंगा है वो कैसे बनी है। तो जो निहारिका है वो आकाशगंगा में स्थित धूलकण और गैस, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसों के समूह से बनी हुई है। सामान्य अर्थों में असंख्य तारों की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यापक स्तर पर गैस और धूल के कण मौजूद हैं। वस्तुतः जो निहारिकाएं हैं, निहारिकाओं को ही हम सौर मंडल की उत्पत्ति के एक मुख्य घटक के रूप में स्वीकार किया जाता है। कुछ प्रमुख निहारिकाओं के नाम बर्नार्ड लुक, बुमेरोक, कैट्स, आई क्रेप, ईगल, एस्किमो, एटा, केरन, हेलिक्स इत्यादि। अब देखते हैं कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो तारे निहारिका के अंदर, तारे जो है वो निहारिका के अंदर गैस में गुथित झुंड है। इन गुथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल के गैसीय बादल है और बादल के का जो क्रोड, बादलों में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस के धूल कणों की घूमती हुई तश्तरी विकसित हुई, यानी कि रोटेटिंग एक डिस्क विकसित हुई है। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन हुआ और क्रोड के ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हो गया। ये जो छोटे छोटे गोले हैं, ये असंजन अणुओं, छोटे छोटे गोले असंख्य अणुओं में पारस्परिक आकर्षण और प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं यानी कि प्लेनेट सिमेल्स में विकसित हुए और जो संघट्य, जिनका संघटन हुआ वो बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ते गए हैं और जो छोटे गैसों के पिंड की अधिक संख्या को ही ग्रहाणु कहा गया है। फिर अंतिम अवस्था में अनेक छोटे छोटे जो ग्रहाणु है वो सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंडों और ग्रहों के रूप में बने। अब देख लेते हैं कि तारा क्या होता है। जो तारे हैं वो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ एकत्र हुआ। यही एकत्र आकाशगंगाओं के रूप में विकसित हुआ। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का जो विस्तार है वो इतना अधिक है कि इनकी जो दूरी है वो हजारों लाखों प्रकाश वर्ष में भी मापी जाती है। ऐसा माना जाता है कि तारों का जो निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। अब तारों में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो पहला है हाइड्रोजन, जो लगभग 71% पाया जाता है। फिर आता है हीलियम, जो 26.5% इसकी मात्रा होती है। फिर उसके बाद अन्य गैसें हैं जो 2.5% होती है, 2.5% होती है। ठीक है, अब तारों का हम जीवन चक्र देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी नेब्युला हाइपोथेसिस यानी कि निहारिका परिकल्पना, जिससे हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब तारों का जीवन चक्र देख लेते हैं कि तारों की जो मेन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो वस्तुतः जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी गैलेक्सी है, उसमें लगातार घूर्णन होता गया और घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का जो समूह है वो प्रभावित होता गया तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अनेक केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रारंभ होता गया। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जैसे जैसे हमारी आकाशगंगा का घूर्णन होता गया ब्रह्मांड में, वैसे वैसे जो हाइड्रोजन गैस थी वो हीलियम में परिवर्तित होती जा रही थी और अंततः तारे का एक विकास हुआ। तारों के केंद्र में स्थित जो हाइड्रोजन है वो समाप्त हो जाने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित हो जाता है, किंतु बाहरी भाग में स्थित हाइड्रोजन
का हीलियम में बदलना जारी रहता है। फलस्वरूप तारा धीरे धीरे ठंडा होकर, हमारा जो तारा है वो धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे लाल दानव या रेड जियांट कहते हैं। इसके बाद तारे में स्थित में हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित होने लगती है, जिसके फलस्वरूप तारे में एक तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक तारों का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान अधिकतम होता है, जिसमें चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले विल्हेम एडर्न्स और सी स्टोनर ने 1930 में किया था। इस समय इसका नाम क्रांतिक द्रव्यमान रखा गया था। इसके बाद भारत के जो खगोल शास्त्री हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने 1930 में स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की। इस सीमा की गणना और अधिक शुद्ध बताया, इस सीमा की गणना को और अधिक शुद्ध बनाया। इस कार्य हेतु उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हो जाता है तो उसे नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है और तारा श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के तारे को जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है तो तारे के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक से मुक्त हो जाते हैं एवं में केवल न्यूट्रॉन तारों में केवल न्यूट्रॉन शेष रह जाते हैं। तारे की इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा अवस्था या पल्सर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि न्यूट्रॉन तारा भी क्रमिक रूप से सिकुड़ता रहता है और अंततः इसका द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। इस प्रकार के तारे को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल में प्रकाश का पलायन हो पाना असंभव हो जाता है, इसलिए इसे देखा नहीं जाता है। तारे की इस ब्लैक होल अवस्था का प्रतिपादन जॉन विलियर नामक खगोल शास्त्री ने किया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं सीरियस तारा यानी कि साइरस स्टार जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक चमकने वाला और तापमान वाला तारा जिसे हम साइरस स्टार कहते हैं। सीरियस एक नहीं बल्कि दो तारों का समूह होता है, एक साइरस 1 और एक साइरस 2 होता है। अब ये जो साइरस 1 और साइरस ए और साइरस बी जो स्टार है वो पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। हमारा जो सूर्य है उससे लगभग 25 गुना प्रकाश वर्ष तथा आकार में 71% अधिक द्रव्यमान का होता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में कि जो हमारा सूर्य है उससे 25 गुना अधिक इसमें प्रकाश पाया जाता है और आकार में ये 71% से भी बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद बहुत तारों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना से लेकर 100 गुना तक होता है। यानी कि हमारा जो सूर्य का द्रव्यमान है, बाकी जो ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं और उनमें जो तारे पाए गए हैं उनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कई गुना अधिक भी है। बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की दर अधिक होती है जो तारों को रोशन करती है। इन बृहद तारों में वामन तारों की तुलना में अधिक गर्म और सघन क्रोड़ क्षेत्र होता है, जिसका अर्थ है कि वे बौने तारों की तुलना में बहुत कम जीवन जीते हैं। बृहद तारे अपने क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन का भी उपयोग करते हैं, भले ही वे अपनी आरंभिक अवस्था में काफी हद तक हाइड्रोजन युक्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनकी आयु वामन तारों की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा सौर मंडल बना कैसे है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं
और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित है, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। ठीक है। अब सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ठीक है। और ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह है जो अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। सौरमंडल में नवा ग्रह प्लूटो था, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। जो निकटतम 4 ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये मंगल को स्थलीय ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक कठोर चट्टानी सतह है। सौरमंडल में सबसे दूर के 4 ग्रहों जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को गैसीय ग्रह कहा जाता है। शुक्र जो ग्रह है, हमारा जो शुक्र ग्रह है वह अरुण ग्रह है को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम दिशा में, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं, जो कि सभी पदार्थ जो कि ये बाहरी पदार्थ के बने हुए होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ये बाह्य ग्रहों में आते हैं, जो हल्के पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति जो ग्रह है हमारा, शनि, अरुण एवं वरुण को आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लेनेट भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति है तथा सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। अब आ जाते हैं हम हमारे सूर्य के बारे में। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड, जिसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा। पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है हमारे सूर्य का। पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में औसतन 8 मिनट और 22 सेकंड का समय लेता है। सूर्य से प्रति सेकंड लगभग 40 लाख टन ऊर्जा सूर्य ताप के रूप में प्रदान होती है। सूर्य की कुल आयु लगभग 10 अरब वर्ष तथा वर्तमान में 4.8 अरब वर्ष है। ठीक है। सूर्य की जो कुल आयु होती है वो लगभग 10 अरब वर्ष तथा इसकी वर्तमान जो आयु है वो 4.7 अरब वर्ष है। आया इतना समझ में। अब सूर्य में पूरे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान समाहित है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब सूर्य का रासायनिक संगठन देख लेते हैं कि सूर्य किन किन रासायनिक संगठनों से मिलकर बना है। तो 71% इसमें हाइड्रोजन है, 26.5% इसमें हीलियम है और 2.5% लिथियम, यूरेनियम, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम एवं क्रोमियम है। ठीक है। ये ऊर्जा का स्रोत है। इसमें नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरित होता रहता है। और सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मिल्की वे की परिक्रमा करता है। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को औसतन 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इस परिक्रमा की अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमारा जो सूर्य हमारी पूरी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, पूरा सौर मंडल उसके केंद्र की, तो लगभग उसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं और इसी परिक्रमा की अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य की जो संरचना होती है वो देख लेते हैं कि हमारे सूर्य की संरचना कैसी होती है। तो हमारा जो सूर्य का केंद्र है उस सूर्य के केंद्र का व्यास लगभग
3.48 लाख किलोमीटर है, लगभग 348 लाख किलोमीटर। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। फलस्वरूप यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और इसकी जो विकिरण मेखला होती है, यानी कि रेडियो एक्टिव जोन होता है हमारे सूर्य का, इस मेखला की चौड़ाई लगभग 3.8 लाख किलोमीटर होती है। इसकी जो विकिरण मेखला के केंद्र के चारों ओर विकिरण मेखला केंद्र के चारों ओर ढके हुए होती है, यानी कि हमारे सूर्य का जो केंद्र होता है वो रेडियो एक्टिव जोन से ढका हुआ होता है। अब इसकी जो संवहनी मेखला होती है, यानी कि कन्वेक्टिव जोन होता है हमारे सूर्य का, उसकी जो मोटाई होती है वो 1.39 लाख किलोमीटर होती है। और ये जो है हमारा जो सूर्य है, हमारे जो सूर्य का कन्वेक्टिव जोन है, ये विकिरण मेखला को यानी कि रेडियो एक्टिव जोन को ढके हुए रहता है। ठीक है, फिर सूर्य के मंडल देख लेते हैं। अब हमारे सूर्य के मंडल देख लेते हैं। तो पहला है प्रकाश मंडल। सूर्य का जो धरातल है, सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी कि सूर्य पर भी पृथ्वी है, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मंडल में प्रकाश के कुछ रंगों का अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर प्रकाश के रंगों का अवशोषण होता है। वहां काली रेखाएं दिखाई देने लगती है, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। अब सौर कलंक ये प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। जो सौर कलंक होते हैं हमारे सूर्य में, वो प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। सौर कलंक होते क्या है? तो सौर कलंक सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे स्थान होते हैं, जिनकी संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र में वृद्धि तथा कमी होती है, जिन्हें क्रमशः सौर कलंक के विकास का हास्य चरण कहा जाता है। वर्तमान में इस चक्र की न्यूनतम संख्या का हास चरण चल रहा है। वर्ष 2021 तक खगोलविदों ने 24 सौर चक्रों का दस्तावेजीकरण किया है, यानी कि 2021 तक वैज्ञानिकों ने सूर्य के ऊपर शोध किया और सूर्य में से सौर कलंक निकाले 24। ठीक है, अब जो माउंडर मिनिमम एक घटना होती है हमारे सूर्य में, जब न्यूनतम सौर कलंक की सक्रियता की अधिक अवधि, जब हमारे सूर्य में सौर कलंकों की सक्रियता न्यूनतम हो जाती है, यानी कि जो सौर कलंक है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उस अवधि दीर्घकाल तक रहती है, तो इसे माउंडर मिनिमम कहते हैं। ठीक है, वर्ष 1665 से 1715 के बीच की जो अवधि में सौर कलंक परिघटना में विराम देखा गया, जिसे माउंडर मिनिमम कहा गया है। यानी कि 1665 से 1715 के बीच की जो अवधि है, उसमें हमारे सूर्य में सौर कलंक की संख्या सबसे न्यूनतम देखी गई है, जिसे माउंडर मिनिमम कहा है। यह अवधि तीव्र शीतकाल से युक्त रही, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ठंडी थी ये अवधि। और कलंक अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है। जब हमारी पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज होता है, तो हमारे सूर्य पर भी उन सौर कलंकों पर इफेक्ट पड़ता है। माउंडर मिनिमम के समय धरातलीय सतह तथा इसका जो वायुमंडल है उसमें ऊष्मन होता है। ठीक है, इस तरह के संबंधों का कम महत्व, लेकिन गतिविधि निश्चित रूप से अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती है। जो ये सौर कलंक होते हैं हमारे सूर्य में, इनकी जो संख्या होती है वो हमारे अंतरिक्ष और मौसम को भी प्रभावित करती है, तथा ये हमारे पूरे क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते रहते हैं। इससे अंतरिक्ष आधारित उपग्रह, जीपीएस, पावर ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, अब डोल्टन मिनिमम क्या होता है? यह वर्ष 1790 से 1830 के बीच की अवधि है, जिसमें सौर कलंक की तीव्रता कम रही है, परंतु इस अवधि में सौर कलंकों की संख्या माउंडर मिनिमम से अधिक थी।
ठीक है। अब जो वर्णमंडल है हमारे सूर्य का, वो वर्णमंडल, इसे प्रकाश का वायुमंडल कहते हैं। यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण है। आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला हुआ है। वर्णमंडल का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। वर्णमंडल प्रकाश में, हमारा जो वर्णमंडल है वो प्रकाश मंडल की उपेक्षा गैसों का घनत्व कम किंतु ताप अधिक होता है। वर्णमंडल में उगते गैसों के प्रभाव से स्पी स्पीक्यूल कहा जाता है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला यानी कि सोलर प्रोमिनेंस कहा जाता है। इस ज्वाला को एक्स तथा गामा किरणें निकलती है। अब किरीट देख लेते हैं कि किरीट क्या होता है। तो सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण किरीट यानी कि कोरोना। ठीक है। अब सूर्य का सबसे बाहरी आवरण है, वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। जैसे जैसे सूर्य के केंद्र की दूरी बढ़ती है यह आवरण क्षीण होता जाता है। अतः कोरोना का बाहरी भाग क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौनों में परिवर्तित हो जाता है जिन्हें सौर पौने कहा जाता है। ठीक है। सूर्य के ध्रुवीय भागों सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर इस मंडल में एक छिद्र होता है जिसे कोरोना होल कहते हैं। कोरोना से रेडियो तरंगे निकलती रहती है। क्या कभी सूर्य की मृत्यु होगी? तो आइए देख लेते हैं शॉर्ट में कि सूर्य की मृत्यु होती भी है या नहीं होती है। तो सूर्य अपने जीवन के मध्यकाल अवस्था, हमारा जो सूर्य है इसके जीवन की ये मध्यकाल अवस्था चल रही है। सूर्य की कुल आयु लगभग 10 अरब वर्ष तथा वर्तमान में इसकी जो आयु है वो 4.7 अरब वर्ष हो चुकी है। जब सूर्य इसके अंदर तक हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जब सूर्य के अंदर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तब यह लाल दानव तारे के रूप में बदल जाएगा। अंत में सूर्य के क्रोड़ का जब हीलियम में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तब सूर्य सफेद बौने तारे का रूप ले लेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं शॉर्ट में हमारा सौर मंडल। ठीक है। आया इतना समझ में? आशा करती हूँ कि ये पूरा एनिमेशन वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप मेरी क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ उसके आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। धन्यवाद। बाय। गुड नाइट।